Hi, so in this video we are going to learn perinatal asphyxia. Okay, so first let us understand what is perinatal. Perinatal means the period from 22nd week of gestation to 7th day of life. ओके तो ये होता है हमारा पेरीनेटल एस्फिक्सिया. यू ऑल नो कि इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज. ओके जब भी हमारा कभी भी ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और गैस एक्सचेंज impaired हो जाता है, that is asphyxia. Now we can say that perinatal asphyxia is insult to the fetus or newborn. Okay, it's an insult to fetus or newborn. and ये insult क्यों हो रही है? because of the lack of oxygen, right? now या तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है या फिर lack of perfusion हो सकता है, to lack of perfusion to various organs. ओके तो ये तो हो गया हमारा पेरीनेटल एस्फिक्सिया क्या होता है. नाउ हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज है जो अलग अलग फॉर्म में दिए हुए हैं. जैसे हम बात करते हैं NNF, दैट इज़ नेशनल नियोनेटोलॉजी फॉर्म. इसने क्या कहा? इसने कहा कि कोई भी गैस्पिंग ओके और इनइफेक्टिव ब्रीदिंग, अगर गैस्पिंग है बेबी को या इनइफेक्टिव ब्रीथिंग है और लैक ऑफ, या तो इनइफेक्टिव है या फिर लैक ही कर रहा है ब्रीथिंग को. ओके सो लैक ऑफ ब्रीथिंग एट 1 minute ऑफ लाइफ, दैट इज़ एस्फिक्सिया. और इसके अलावा क्या कहा कि अगर हम एप्गार स्कोर कर रहे हैं चेक और एप्गार स्कोर की स्कोरिंग आ रही है 0 to 3, दैट इज़ सीवियर एस्फिक्सिया. और अगर 4 से 7 आ रही है, दिस इज़ द मॉडरेट एस्फिक्सिया. तो ये तो बात हो गई नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम की. अब हम बात करते हैं AAP, दैट इज़ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियन. AAP ने कुछ क्राइटेरियाज़ दिए. हमारे पास 4 क्राइटेरियाज़ हैं. ओके तो उन 4 क्राइटेरियाज़ की बात करते हैं. सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ कि अगर हमें मिल रहा है प्रोलॉन्ग्ड एसिडीमिया. ओके मतलब एसिडीमिया मिल रहा है प्रोलॉन्ग्ड, pH जो है 7 से कम है. और ये सैंपल किस में, कहाँ से लेंगे सैंपल? तो हम ब्लड सैंपल लेंगे अम्बलाइकल आर्टरी से. ओके अम्बलाइकल आर्टरी से हमने सैंपल लिया, चेक किया, अगर pH 7 से कम है तो वो एक क्राइटेरिया हो गया पेरीनेटल एस्फिक्सिया और बर्थ एस्फिक्सिया का. सेकंड इज़ कि 5 मिनट एप्गार स्कोर. हमने एप्गार स्कोर चेक करा 5 मिनट पे और वो लेस देन या इक्वल टू 3 है, दैट इज़ सेकेंड क्राइटेरिया. थर्ड इज़ न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन. कोई भी न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन लाइक सीजर है, चाइल्ड सीजर थ्रो कर रहा है, कोमा, हाइपोटोनिया, एबनॉर्मल टोन हो सकती है. ओके ये सारी चीज़ें आ गई न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस में. एंड एविडेंस ऑफ मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन. सो इफ़ देर इज़ एनी एविडेंस ऑफ मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन इन द न्यू बॉर्न और फिटस, वी कैन से दैट इज़ ऑल्सो ए क्राइटेरिया ऑफ पेरीनेटल एस्फिक्सिया. सो ये 4 क्राइटेरियाज है हमारे डिफाइन करने के लिए पेरीनेटल एस्फिक्सिया क्या है पेरीनेटल एस्फिक्सिया के. सो सिंपल इटियोलॉजी में आएगा हमारे वो सारे फैक्टर्स. इटियोलॉजी में क्या आएंगे? हमारे वो सारे फैक्टर्स जो इंटरफेयर कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन बिटवीन मदर एंड फीटस, राइट. कोई भी ऐसे फैक्टर्स जो मदर और फीटस में ब्लड सर्कुलेशन को इंटरफेयर कर रहे हैं. तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम कुछ देखते हैं कौन कौन से हैं. जैसे मैटरनल कॉजेज़ हो सकते हैं, प्लेसेंटल या फिर अम्बलाइकल कॉर्ड कॉजेज़ हो सकते हैं और फीटल कॉजेज़ हो सकते हैं. सो हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं दैट कैन कॉज पेरीनेटल एस्फिक्सिया. दोज आर मैटरनल में कोई मेडिकल कंडीशन लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस है, हाइपरटेंशन है, प्री एक्लेम्शिया है, एनी इन्फेक्शन, राइट, और एनीमिया, क्योंकि एनीमिया के अंदर भी परफ्यूजन नहीं हो पाता, राइट. सो प्लेसेंटा में हमारे पास आएगा प्लेसेंटो एब्रिप्शियो एंड फीटो प्लेसेंटल हैमरेज, फीटो मैटरनल हैमरेज. अदर देन दैट वी हैव अम्बलाइकल कॉर्ड कंप्रेशन, क्योंकि अम्बलाइकल कॉर्ड अगर कंप्रेस्ड हो गई देन ऑल्सो फीटल सप्लाई इज कॉम्प्रोमाइज्ड, राइट. नाउ फीटस के अंदर कौन कौन से कॉजेज है? एनी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड ब्लड लॉस. सो ये हमारे पास मेन कॉजेज हैं पेरीनेटल एस्फिक्सिया के. इसके अलावा वी हैव द रिस्क फैक्टर्स, इंट्रापार्टम रिस्क फैक्टर और एंटीपार्टम रिस्क फैक्टर. ओके हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी. यहाँ अब हम बात करते हैं कि अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है
तो चेंजेस क्या क्या आएंगे फिटस में? सो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से चेंजेस आएंगे? ब्रीथिंग की बात करते हैं। सबसे पहले तो रैपिड ब्रीथिंग होगी इनिशियली, अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंट है तो ब्रीथिंग विल बी रैपिड। नाउ एक फेज के बाद हमारे पास देयर विल बी प्राइमरी एपनिया, ओके, एंड देन irregular gasping will occur. So here we have child will have irregular gasping, and then there will occur secondary apnea. During secondary apnea, blood pressure will become low. Kidney is most commonly affected, that is in 50% cases kidney is affected, right? So after that we have brain. हम कह सकते हैं पेरीनेटल एस्फिक्सिया में सारे ही ऑर्गन्स अफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन सबसे मेन है किडनी एंड देन ब्रेन भी ऑलमोस्ट अराउंड 28%. तो हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्केफेलोपैथी बेसिकली इट्स अ क्लिनिकल कंडीशन दैट इज़ यूज्ड इन असेसमेंट ऑफ एस्फिक्सिया. ओके, सो हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग इंसल्ट क्या होता है. ड्यूरिंग इंसल्ट व्हाट इज़ हैपनिंग, हमारे पास क्या हो रहा है कि हाइपोक्सिया हो रहा है, राइट? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, राइट? हाइपोक्सिया हो रहा है. देन व्हाट इज़ हैपनिंग, हाइपोक्सिया की वजह से हमारा सेरिब्रल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन जो है उसका लॉस होता है. दैट्स वाई हमारे पास सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है. अब हमारा ब्रेन में ब्लड जाना कम हो गया, अब क्या होगा? एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा. एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में यू ऑल नो हमारे पास क्या होता है? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और एटीपी भी कम बनती है, राइट? सो लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होगा? एसिडोसिस. ओके, नाउ दिस एसिडोसिस विल फर्दर क्या करेगा? कंप्रेस द मायोकार्डियम, राइट? सो मायोकार्डियल कंप्रेशन विल अकर. सो मायोकार्डियल डिप्रेशन विल अकर. सो मायोकार्डियल डिप्रेशन के बाद क्या होगा? हमारे पास हार्ट काम करना कम कर देगा, तो जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाएगा. अब कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, सिंपली ब्लड कम हो रहा है बॉडी में, सो हाइपोटेंशन विल अकर. एंड इफ देर इज हाइपोटेंशन देर विल फर्दर डिक्रीज ब्लड टू द ब्रेन. ओके, सो ब्लड की सप्लाई फिर कम हो जाएगी. नाउ ब्लड अगर कम होगा तो क्या होगा हमारे पास? इस्चीमिया, नेक्रोसिस, ऑल दिस विल अकर एंड फर्दर सेम प्रोसीजर विल गो ऑन. ओके, सो यही प्रोसीजर हमारे पास चलता रहेगा. सो दिस इज़ अ विशियस साइकिल विल गो ऑन. सो दिस इज़ ड्यूरिंग इंसल्ट. नाउ अगर हम बात करें आफ्टर इंसल्ट what will happen? सो आफ्टर इंसल्ट क्या होगा? रीपरफ्यूज़न होगा. ब्लड रीपरफ्यूज़न विल अकर, एनर्जी कम हो जाएगी, राइट? क्योंकि एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है. देन हमारे पास रीपरफ्यूज़न विल अकर, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस विल अकर. एज यू कैन सी लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है और हमारे पास और जैसे सोडियम कम हो जाएगा, कैल्शियम कम. सो हमारे पास ये सारे these things will happen after insult, and further what will happen, there will be inflammation, apoptosis and decreased synthesis in the body, right? So ये सारे changes आएंगे further. So that's why we have the long term sequelae of hypoxia जो हम discuss करेंगे. Now let's discuss the pathology. Okay, so this is all about hypoxic ischemic encephalopathy, what is happening during insult and what will happen after insult of the asphyxia. करते हैं न्यूरोपैथोलॉजी की टर्म्स में एंड प्री टर्म्स में. सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टर्म्स एंड हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्री टर्म. ओके, सो कुछ डिफरेंसेस है बिटवीन द टर्म एंड प्री टर्म न्यूरोपैथोलॉजी. सो टर्म की बात करते हैं. सबसे पहले टर्म में 4 points are there. First is selective neuronal necrosis, that is selective neuronal necrosis. Okay, यहाँ क्या हो रहा है? बेसिकली कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हो रहा है और कॉर्टिकल हैमरेज विल अकर. सो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हो रहा है. कॉर्टेक्स के साथ साथ बेसल गैंग्लियन इन्वॉल्व हो सकता है, हिपोकैम्पस, cerebellum, so all other parts can be involved, right? Anterior horn cell of spinal cord. Now important is कि
कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये कॉर्टेक्स हमारा प्री टर्म में इन्वॉल्व नहीं होगा, राइट. सो कॉर्टेक्स इन्वॉल्व अकर इन टर्म बेबीज. नाउ हमारे पास लॉन्ग टर्म सिक्वेले आएंगे बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर इन्वॉल्विंग. सो क्या होगा, चाइल्ड की कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो जाएगी, देन चाइल्ड कैन थ्रो सीजर्स एंड बेबी कैन हैव एबनॉर्मल फीडिंग एंड respiration, और breathing abnormal हो सकती है. So all these things can happen. Now second is status marmoratus. Status marmoratus, right? This is also the variant of neuronal necrosis. But यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारा specifically basal ganglion involved हो रहा है और thalamus involved हो रहा है. Okay, things are similar, like ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, इस्चीमिया हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग देयर. नाउ लॉन्ग टर्म सिक्वेले क्या आएंगे हमारे स्टेटस मार्मोरेटिस के, कोरियोएथिटोसिस, दैट इज एबनॉर्मल मूवमेंट्स, मेंटल रिटार्डेशन कैन अकर, एंड स्पास्टिक क्वाड्रीपेरेसिस, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स कैन अकर इन द लेटर ऑन लाइफ. Okay, so that is status marmoratus. Now another is parasagittal. Have the parasagittal cerebral injury. So this parasagittal cerebral injury, it means कि injury of the watershed areas or and arterial areas. Okay, mainly involving the occipital cortex. So यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास, अगर हम इसके लॉन्ग टर्म सिक्वेले देखें ना, यहाँ पर सेरेब्रल इंजरीज हो रही है पैरासेजाइटल एरियाज़ की. सेजाइटल सेक्शन यू ऑल नो, तो सेजाइटल सेक्शन के जो पैरेलली एरियाज है ना, दैट इज़ पैरासेजाइटल, इन्वॉल्विंग द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स. और इनके लॉन्ग टर्म सिक्वेले आते हैं हमारे पास प्रोक्सिमल लिम्ब वीकनेस. ओके, दैट कैन फर्दर लीड टू स्पास्टिक क्वाड्रीपेरेसिस. नाउ upper limb is more affected than lower limb in the parasagittal cerebral injury. Okay, the focal and multifocal ischemic cerebral necrosis. Okay, most commonly middle cerebral artery is involved and oxygen deficiency will occur because of the thrombus formation, right, and ischemia occur then and cerebral necrosis, same procedure. Now let's come to preterm. So subcortical cerebral necrosis, okay, means here subcortical area is involved. Cortex is spared in the preterms. So subcortical में कौन कौन से areas आएंगे, ब्रेन स्टेम आएगा हमारा एंड थैलेमस, राइट. So these area are necrosed in the preterms. Procedure is same, oxygen deficiency, then we have the ischemia and necrosis will occur. Second is we have periventricular leukomalacia. This is important, periventricular leukomalacia. This periventricular leukomalacia is occurring in the fetus, in the preterm babies, right. And what is this? This is peri means surround, ventricles. So and leuko means white, peri means around, right. Ventricles, you know, ventricles, the cavity is present in the brain, and malacia is the injury. So periventricular leukomalacia is the white matter injury that surrounds the ventricles. Okay, so ventricles के अराउंड जो white matter होता है उसकी इंजरी होती है. इसमें मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है, अगर हम बात करें तो ऑक्सीपिटल रेडिएशन इन्वॉल्व होती है, एंड फोरामेन ऑफ मोनरो के सराउंड में जो है वो इन्वॉल्व होता है. सो अब हम इसके लॉन्ग टर्म सिक्वेले की बात करें, सी ऑक्सीपिटल रेडिएशन इज इन्वॉल्विंग, तो विजुअल इम्पेयरमेंट कैन अकर, राइट. एंड इसके अलावा यहाँ कोरोइडल जो वेसल्स होती है उनका हैमरेज होता है. ओके, सो ब्रेन में जो कोरोइडल हैमरेज है हमारे पास जर्माइनल कॉर्टेक्स के, that their hemorrhage can occur and that can lead to intraventricular hemorrhage. And in these babies there are high chances of having spastic quadriparesis, and here lower limb is more involved than upper limb. Okay, so this is all about neuropathology.
टर्म में वी हैव 4, सेलेक्टिव न्यूरोनल, देन स्टेटस मार्मोरेटस, पैरासेजाइटल सेरेब्रल इंजरी एंड मल्टीफोकल इस्चेमिक नेक्रोसिस। जो याद रखना है वो क्या कि यहाँ हमारे पास एक तो कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, जो कि प्री टर्म में हमारा कॉर्टेक्स इन्वॉल्व नहीं है, राइट, सब कॉर्टिकल एरियाज है। देन हियर वी आर हैविंग अपर लिम मोर इन्वॉल्व देन लोअर लिम, while in the preterm lower limb is more involved than upper limb, okay, and periventricular leukomalacia, remember these terms, right? So this is all about neuropath. So मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन में क्या होगा, सी अगर CNS इन्वॉल्व है तो हमने बात की हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्केफेलोपैथी कैन प्रेजेंट, इडिमा हो सकता है, सिक्वेले जो भी हमने कोरियोएथिटोसिस, सीजर्स ये सब बात करी, दीज ऑल आर द सिक्वेले। नाउ पल्मोनरी अगर हमारा सिस्टम इन्वॉल्व है तो हाइपरटेंशन कैन अकर, म्यूकोनियम एस्पिरेशन हो सकता है, सर्फेक्टेंट डिसरप्शन। अगर किडनी इन्वॉल्व है तो एक्यूट रीनल फेलियर कैन हैपन, राइट, मेटाबॉलिक चेंजेस हो सकता है। तो हमारे पास फर्स्ट इज द डिसइलेक्ट्रोनीमिया, कि इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस हो सकता है। सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिड की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया कैन अकर, कैल्शियम सोडियम डिक्रीज हो सकते हैं। GI में if we talk about the necrosis, enterocolitis and hepatic dysfunction can occur. Hemat में you all know DIC, thrombocytopenia. DIC can happen and thrombocytopenia, right? Now this is all about clinical features. इसके अलावा if we talk clinical features में, then in the preterm babies, so clinical features में अगर हम preterm babies की बात करें तो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो गया, ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व हो सकती है हमारे पास, राइट। एंड टर्म बेबीज़ की अगर हम बात करें तो एपनिक स्पेल्स आ सकते हैं एंड सीजर्स, baby can throw seizures, okay. So for this we have a Levine classification, the Levine classification for hypoxic ischemic encephalopathy। हमारे पास 4 टर्म देखते हैं, कॉन्शियसनेस, टोन, सीजर और सकिंग या रेस्पिरेशन। हम इन 4 चीज़ों की बात करेंगे और इनके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं इनको माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर में। सो अगर चाइल्ड इज़ इरिटेबल, ओके, देन माइल्ड, लिथार्जिक है और कोमाटोज है, अकॉर्डिंगली हम क्लासीफाई कर देंगे। टोन में पहले हाइपोटोनिया, फिर मार्क्ड हाइपोटोनिया एंड सीवियर। सीजर्स, नो सीजर्स, देन सीजर्स प्रेजेंट एंड फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड। देन सकिंग और रेस्पिरेशन में फर्स्ट वी हैव द प्योर सक इन द माइल्ड, then we have unable to suck, child is unable to suck in the moderate and unable to sustain respiration, that is in the severe, okay. So this is the Levine classification. Now हम management की बात करते हैं। See, first child is in NICU and we have to do the monitoring. Then अगर child stable है, after resuscitation I'm talking about, अगर child stable है तो हम shift कर देंगे child को, ओके, एंड निकू से शिफ्ट कर देंगे एंड ब्रेस्ट फीड विल कंटिन्यू। नाउ इफ़ द चाइल्ड इज़ हैविंग एबनॉर्मल टोन, जो भी हमने बात की थी लिविंग क्लासिफिकेशन वगैरह, एबनॉर्मल टोन है, एबनॉर्मल एक्टिविटी है, चाइल्ड इज़ थ्रोइंग सीजर्स या अल्टर्ड सेंसोरियम है, अगर कोई भी हमें फीचर लग रहा है चाइल्ड के अंदर, राइट, सो व्हाट विल डू, वी विल फर्स्ट मेंटेन टेम्परेचर, ओके। सो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, हमें इनिबिट करना है हाइपरथर्मिया, क्योंकि हाइपरथर्मिया क्या करेगा, हाइपरथर्मिया विल एनहेंस द प्रोसेस, विल एनहेंस द इंसल्ट। तो हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना है और स्टडीज़ शो दैट हाइपोथर्मिया कैन हेल्प। सो हम एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, दैट वी विल सी। सेकेंड इज ऑक्सीजनेशन, सो ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन, so these are very important। and oxygenation ऐसा नहीं है, हमें ऑक्सीजनेशन को भी मेंटेन करना चाहिए। ऑक्सीजन सेचुरेशन वी शुड टेक केयर ऑफ। जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 90 to 95% होनी चाहिए। CO2 की अगर हम बात करें दैट शुड बी 40 to 50 mmHg। अगर CO2 इससे ज़्यादा हुई दैन इट कैन कोज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ कर सकती है, ओके, इट कैन इंक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। सो हमने बात की टेम्परेचर रेगुलेट करना है, ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन देना है। ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 to 95%, CO2 40 to 50। अगर CO2 इससे ज़्यादा हुई तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर विल इंक्रीज, और अगर CO2 कम हुई इससे तो भी हमारा जो सेरेब्रल परफ्यूजन है वो इफ़ेक्ट होता है, सेरेब्रल परफ्यूजन विल डिक्रीज, राइट। सो CO2 भी ज़रूरी है मेंटेन करना। नाउ
अगर चाइल्ड देन वी हैव टू इंश्योर द परफ्यूजन, नॉर्मल परफ्यूजन हमें इंश्योर करना है. फॉर दैट इंश्योर नॉर्मल परफ्यूजन एंड फॉर दैट वी हैव टू गिव द IV बोलस. ओके, सो सेलाइन बोलिसिस दे सकते हैं हम परफ्यूजन को मेंटेन करने के लिए. वेसोप्रेसिन वी कैन गिव. देन we have to maintain the blood glucose level. Okay, so maintain blood glucose level in range of 70 to 100 mg/ml per ml. Throwing seizures, then give midazolam. Dose is 0.1 to 0.2 mg per kg. Okay, other than that we can give phenobarbital and phenytoin. Okay, सो फर्स्ट phenobarbital, phenytoin इज दिस. तो सेरेब्रो प्रोटेक्शन में हमारा फर्स्ट आता है थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया. इसमें हम क्या करेंगे, कूल थेरेपी देंगे. दैट इज बिटवीन कोर टेम्परेचर बिटवीन 33 to 34 डिग्री सेल्सियस फॉर 72 आवर्स. एंड इसको हम विद इन 6 आवर्स देते हैं, गिवन विद इन 6 आवर्स. एंड दिस विल इनिबिट द ब्रेन डैमेज एंड हीलिंग ऑफ ब्रेन, हेल्प्स इन द हीलिंग ऑफ ब्रेन. राइट नाउ सेकेंड इज फ्री रेडिकल स्क्वेंजर्स. दिस इज द फर्स्ट. Second, free radical scavengers. We can give also the antagonists of excitotoxic amino acid and calcium channel blocker. So we can give these therapies for the cerebral protection, right? So this is all about the perinatal asphyxia.